आफ्टरनून स्टूडेंट्स। और हमारा लेक्चर है इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट्स के ऊपर। तो इंडिया चाइना बॉर्डर जो डिस्प्यूट है ये एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट है जो कि हमें कॉलोनियल राज से गिफ्ट में मिला है। ठीक है, ये बेसिकली दो बड़े पोर्शन जो कि वेस्टर्न में लद्दाख और ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, उस पे फोकस करता है। और जो मिडल सेक्टर है हिमाचल और उत्तराखंड एरिया में, वो इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं है। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि हम क्या-क्या देखेंगे आज और कल की क्लास में। बैकग्राउंड ऑफ डिस्प्यूटेड टेरिटोरीज, डेवलपमेंट सिंस इंडियाज इंडिपेंडेंस, गालवान वैली स्टैंड ऑफ, पैंगोंग त्सो लेक डिस्प्यूट, factors for China's aggression, China's swap offer, five fingers of Tibet policy, China's stapled visa issue, China's salami slicing strategy और आखिर में वे फॉरवर्ड। तो आज हम यहाँ तक देखेंगे, पैंगोंग त्सो लेक तक देखेंगे। ठीक है, जब बाकी का पोर्शन है वो कल हम क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फिर पहले बैकग्राउंड ऑफ डिस्प्यूटेड टेरिटोरीज, हम वेस्टर्न सेक्टर देखेंगे, लद्दाख रीजन, जहाँ पर इंडिया जॉनसन लाइन को कंसिडर करता है अपनी बाउंड्री, बट चाइना 1959 तक इनफॉर्मली मैकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन को रिकॉग्नाइज करता था। फिर मिडिल सेक्टर हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, जिसमें अभी मैंने बताया कि लेस कंट्रोवर्शियल है, तो इसको हम कवर नहीं करेंगे। थर्ड है ईस्टर्न सेक्टर, अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर मैकमोहन लाइन जो शिमला कन्वेंशन 1914 से बनी थी, तो उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और क्या डिस्प्यूट है अरुणाचल प्रदेश में वो डिस्कस करेंगे हम। तो पहले हम देखते हैं मैप में कि कौन कौन से एरिया डिस्प्यूट में है। ये आपका अक्साई चिन्ह आपको दिख गया होगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश एरिया जो कि इंडिया के कंट्रोल में, बट चाइना क्लेम करता है ये अक्षय चिन्ह का चाइना के कंट्रोल में है, पर इंडिया का पार्ट इंडिया क्लेम करता है। ठीक है, ये आपका जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये आपका पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया था, बट 1963 में पाकिस्तान और चाइना का एग्रीमेंट हुआ, जिसमें उन्होंने बॉर्डर डिस्प्यूटेड एरियाज एक्सचेंज किए। तो पाकिस्तान ने ये चाइना को सरेंडर कर दिया ये एरिया। ठीक है, और ये भी अब चाइना के कंट्रोल में है। वेस्टर्न सेक्टर देखेंगे पहले। जो आपका वेस्टर्न सेक्टर है उसमें अक्साई चिन एरिया है, वो लार्जली अनइनहेबिटेटेड एरिया है, उसमें कोई रहता नहीं है, ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, तो उसका सिग्निफिकेंस कम है। बट जो सिग्निफिकेंस चाइना के लिए था कि एंशिएंट ट्रेड रूट था चाइना का फ्रॉम तिब्बत टू जिंगजियांग प्रोविंस जो है चाइना की। ठीक है, तो वो इस एरिया से होके गुजरता था, वो भी समर टाइम में। विंटर्स में तो बहुत ठंड हो जाती है, तो पॉसिबल नहीं था, पर समर में वो कैरावान्स को थोड़ा ब्रीफ पीरियड के लिए पैसेज प्रोवाइड करता था। ठीक है, और इस एरिया में लेड और जिंक भी काफी हाई क्वांटिटी में है, जिसके क्या कहते हैं, चाइना जब से अक्साई चीन के ऊपर कब्जा किया है चाइना ने, तो वो माइनिंग भी कर रहा है चाइना वहां पर लेड एंड जिंक की। इंडिया के लिए एरिया इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे जो कश्मीर जो टेरिटोरी है इंडिया की, उसमें स्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट जो ट्रीटी
लद्दाख रीजन को लेके हुई थी, वो हुई थी आपका सिख और तिब्बत के बीच में। दरअसल जो सिख एम्पायर था, उसके कमांडर थे जम्मू में गुलाब सिंह डोगरा। उन्होंने तिब्बत के अंदर घुस के अपना कब्जा करना स्टार्ट कर दिया, तो वॉर हुआ। तो तिब्बतियन जो फोर्सेस थे, उन्होंने सिख फोर्सेस को, डोगरा फोर्सेस को हरा दिया, ठीक है, दे गॉट डिफीटेड। फिर तिब्बतियन फोर्सेस इनके पीछे-पीछे आए लद्दाख में, वहाँ पर सिख फोर्सेस ने तिब्बतियन फोर्सेस को हरा दिया, ठीक है। तो इन लोगों ने ट्रीटी कर ली, जिसके अंदर ये एक-दूसरे के जो फ्रंटियर्स है, उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है, और पीस मेंटेन रखेंगे। तो ये 1842 में हुआ था ये। उसके बाद 1845 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो कॉलोनियल ब्रिटिश ईस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने आपका कब्जा कर लिया पंजाब के ऊपर। 1845 में वॉर स्टार्ट हुआ, 1846 में सरेंडर हो गया, ट्रीटी हो गई। तो 1846 में लद्दाख की जो सज़र्निटी थी, वो ब्रिटिश को ट्रांसफर हो गई। तो ब्रिटिश जो कमांडर्स थे, कमिश्नर्स थे, उन्होंने चाइनीज़ गवर्नमेंट के ऑफिशियल से बाउंड्री इश्यू पे डिस्कशन करने की कोशिश की, बट दोनों में ये सहमति थी कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो नेचुरल एलिमेंट्स जो जैसे माउंटेन रेंजेस और रिवर्स है, उन्होंने काफ़ी अच्छे से जो बाउंड्रीज़ है वो डिफाइन कर रखे हैं, तो कोई डिमार्केशन नहीं हो पाई बाउंड्रीज़ की, ठीक है। फिर 1865 में विलियम जॉनसन, जो कि सिविल सर्वेंट थे सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर, उन्होंने अ, इस एरिया का सर्वे किया और जॉनसन लाइन प्रोवाइड की, ठीक है, जो कि 1893 तक जो इंपीरियल किंग गवर्नमेंट थी, चाइना में किंग गवर्नमेंट थी उस टाइम, तो उनको मंजूर था ये, एक्सेप्ट करते थे जॉनसन लाइन को। बट 1896 में जो किंग गवर्नमेंट थी, उन्होंने इंटरेस्ट शो करना स्टार्ट कर दिया लद्दाख रीजन में, वो भी रशिया की बैकिंग से। दरअसल हो क्या रहा था कि उस पीरियड में रशिया, इंपीरियल रशिया और ब्रिटेन के बीच में ग्रेट गेम चल रहा था, ठीक है, ग्रेट गेम, ठीक है। मैंने अपने रशिया यूक्रेन के लेक्चर में बताया था कि 1873 में रशिया ने यूक्रेन पर कब्जा कर लिया था, एनेक्स कर लिया था, और उसके बाद ही इंपीरियल रशिया का एक्सपेंशन ईस्टवर्ड स्टार्ट हो गया था। तो ब्रिटेन गवर्नमेंट को इनसिक्योरिटी हो रही थी कि भाई रशिया एक्सपेंड कर रहा है सेंट्रल एशिया में, तो वो इंडिया तक भी पहुंच सकता है, और इंडिया जो थी ब्रिटेन की मोस्ट ही प्राइज्ड कॉलोनी थी, तो इंडिया को तो नहीं जाने दे सकता था रशिया रशिया के हाथों ब्रिटेन। तो इसलिए अ, जो ब्रिटेन गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक नई लाइन 1899 में सजेस्ट की, जिसके अंडर वो जो अनइनहैबिटेटेड एरिया था लद्दाख का, वो चाइना को दे रहे थे। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रिटेन ये समझता था कि भाई रशिया तो उनका एक एनिमी था, तो रशिया के आने से बेहतर है कि जो न्यूट्रल पार्टी है, जो चाइना है, वही इस एरिया में आ जाए, तो एक बफर क्रिएट हो जाता। अफ़गानिस्तान में भी जो वॉर हुआ और जो कब्ज़ा किया ब्रिटेन ने कुछ पीरियड के लिए, वो भी इसीलिए किया था कि वो बफर क्रिएट कर रहे थे, रशिया, इंपीरियल रशिया के खिलाफ, ठीक है? तो ये ग्रेट गेम की वजह से हो रहा था सब कुछ। बट जो किंग गवर्नमेंट थी, उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया इस लाइन मैकार्टनी मैकडॉनल्ड लाइन के लिए, ठीक है?
तो इंडिया का कहना है कि भाई अगर किंग गवर्नमेंट को अगर ये मंजूर होती है लाइन, तो वो रिस्पॉन्ड करते। अब रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो जो ब्रिटेन गवर्नमेंट थी, उन्होंने वापस अपनी ट्रेडिशनल जो लाइन थी, जॉनसन लाइन, उस पे रिवर्स बैक कर लिया। ठीक है, तो जॉनसन लाइन ही जो ब्रिटेन गवर्नमेंट थी, कॉलोनियल पावर, वो एक्सेप्ट करती थी जॉनसन लाइन को। ठीक है, इंडिया का ये कहना है। चाइना का ये कहना है कि भाई जो किंग गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, मतलब जो चुप्पी थी, चुप्पी में ही हाँ थी। भाई अगर उनको मना करना था, ठीक है, वो मना कर देते, उनको पसंद नहीं होते थे, बट उन्होंने जवाब नहीं दिया, उनकी चुप्पी में उनकी हाँ समझो। ठीक है, चाइना का ये कहना है। ठीक, तो 1959 तक चाइना ने इनफॉर्मली अपना मैकार्टी मैकडोनल्ड लाइन को कंसिडर किया था। ठीक है, और 1940s में अक्साई चीन को अपने मैप और एटलसिस में दिखाना भी स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो मैप देख लेते हैं जरा हम। ठीक, ये कुनलुन रेंज आपको दिख रही होगी यहाँ पर, कुनलुन रेंज है यहाँ पर। ये कुनलुन रेंज है, कुनलुन माउंटेन रेंज। यहाँ पर आपका काराकोरम, काराकोरम रेंज है, काराकोरम। ठीक है, तो जो आपके पहले बाउंड्रीज जो डिसाइड होती थी कंट्रीज में, वो नेचुरल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड, नेचुरल एलिमेंट्स के ऊपर डिसाइड होती थी, माउंटेन रेंजेस, रिवर्स। ठीक है, यही बाउंड्री डिसाइड करती थी। ठीक है, तो इसलिए विलियम जॉनसन ने कुनलुन रेंज को कंसीडर किया जॉनसन लाइन बनाने के लिए। ठीक है, और बाद में जो मैकार्टने मैकडोनल्ड लाइन थी, उन्होंने अपना लाक्सांग रेंज, जो लाक्सांग रेंज है यहाँ पर, उसको कंसीडर किया मैकार्टने मैकडोनल्ड लाइन 1899 को प्रपोज करने के लिए। ठीक है, 1962 के 7 सितंबर तक ये ब्लू लाइन आपकी दिख रही होगी, यहाँ तक चाइना फोर्सेस का कंट्रोल था। ठीक है, और ये आपको पॉइंट दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक 1958 तक इंडियन सोल्जर्स पेट्रोल करते थे। ये जो येलो लाइन आपको दिख रही है, ये है G219 हाईवे, जो कि तिब्बत और जिंगजियांग प्रोविंस, जिंगजियांग यहाँ पर है और तिब्बत आपका इस साइड है, इन दोनों को कनेक्ट करता था। और ये जो हाईवे गुजर रहा है, ये लद्दाख से गुजर रहा है। ठीक है, तो 1958 में जब ये डिस्कवर किया इंडियन सोल्जर्स ने कि भाई यहाँ तो इन्होंने हाईवे बना दिया हमारी टेरिटोरी में, तो उसके बाद बॉर्डर डिस्प्यूट्स और बॉर्डर स्टैंड ऑफ स्टार्ट हुए थे इंडिया चाइना के बीच में। ठीक है, ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है, ये रेड लाइन, ये एलएसी है हमारी। ठीक है, और एलएसी आप देख पा रहे होंगे कि पांगोंग सो लेक के बीच में से गुजर रही है, और तो सब आपका ऑलमोस्ट बॉर्डर रीजन से, आपका लैंड रीजन से गुजर रही है बॉर्डर। ठीक है, अब ईस्टर्न सेक्टर में देखते हैं हम, अरुणाचल प्रदेश में। जो अरुणाचल प्रदेश का जो इशू है, वो भी ब्रिटिश राज की वजह से हमें विरासत में मिला है। ठीक है, बट जो उस टाइम चाइना में जो गवर्नमेंट थी जिसके साथ डील करना पड़ा, वो किंग नहीं थी। किंग गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया था रिपब्लिक ऑफ चाइना ने 1912 में। ठीक है, कैसे क्या हुआ था, ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में चाइना ताइवान में डिस्कस किया था उनका हिस्ट्री, तो आप उसे देख सकते हैं।
रिपब्लिक ऑफ चाइना के बारे में जानने के लिए डिटेल में। तो रिपब्लिक ऑफ चाइना 1912 में आ गई और उसी टाइम के आसपास जो तिब्बत था वो सेमी ऑटोनोमस हो गया था, ठीक है? तो जो तिब्बत था वो अरुणाचल प्रदेश को अपना पार्ट कंसीडर करता था, बट अरुणाचल प्रदेश अ, ब्रिटेन के अंडर था, ठीक है? वो कॉलोनी था। तो दोनों के बीच में तिब्बत और ब्रिटेन के बीच में आपका इश्यू स्टार्ट हो गया और चाइना को इन्वॉल्व होना पड़ा क्योंकि चाइना अपने आप को प्रोटेक्टोरेट कंसीडर करता था तिब्बत का, ठीक है? इसलिए इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए 1914 में शिमला कन्वेंशन हुआ। अब शिमला कन्वेंशन में चाइना, तिब्बत और ब्रिटेन के ऑफिशियल्स प्रेजेंट थे। इन्होंने एक ड्राफ्ट प्रपोज किया, ड्राफ्ट एग्रीमेंट, जिनमें तीनों पार्टीज जो थे उन्होंने इनिशियल कर दिया था। इनिशियल होता है छोटा साइन और बड़ा सिग्नेचर होता है, ठीक है? तो इनिशियल कर दिया था। बट जब वो आगे इन डेप्थ डिस्कस किया तो चाइनीज ऑफिशियल को पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि जो ड्राफ्ट था वो तिब्बत को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा था, इनर तिब्बत और आउटर तिब्बत। इनर तिब्बत पे चाइना का फुल सॉवरेंटी थी, मतलब फुल कंट्रोल रहना था डिफेंस में, इंटरनल अफेयर्स में, फॉरेन अफेयर्स में, ठीक है? बट जो आउटर तिब्बत था, आउटर तिब्बत पे उनकी सॉवरेंटी रहनी थी। सॉवरेंटी का मतलब होता है कि जो फॉरेन अफेयर्स है उनको चाइना हैंडल करेगा, बट जो इंटरनल जो अफेयर्स है, गवर्नमेंट है और जो सोशल लाइफ है वो वैसे ही चलती रहेगी जैसे पहले चल रही थी। तो लासा के लासा में जो तिब्बत की गवर्नमेंट प्रेजेंट थी वो एग्जिस्ट करती रहेगी, ठीक है? और ब्रिटेन के जो ट्रेड जो राइट्स थे वो भी कंटिन्यू रहेंगे तिब्बत के साथ, आउटर तिब्बत के साथ। तो ये चाइनीज ऑफिशियल को पसंद नहीं थी, वो वॉक आउट कर गए इस एग्रीमेंट से, इस कन्वेंशन से। फिर आपका ब्रिटेन ऑफिशियल्स और तिब्बत के ऑफिशियल्स ने साथ में मिलके एक नया एग्रीमेंट किया और उन्होंने कहा कि ये एग्रीमेंट लीगल रहेगा, बेशक चाइना को ये पसंद हो या ना हो, वो एग्री करे या ना करे, ठीक है? इस एग्रीमेंट से निकल के आई मैकमोहन लाइन, जिसमें तिब्बत ने कहा कि भाई हम अरुणाचल प्रदेश में इंटरफेयर नहीं करेंगे, अरुणाचल प्रदेश आपका पार्ट है, हमारा नहीं है, ठीक है? और इसी जो मैकमोहन लाइन को अभी भी मेंटेन किया हुआ है इंडियन फोर्सेस ने, ठीक है? यहाँ पर कोई कब्जा नहीं है चाइना का, ठीक? तो हम देखते हैं मैप जरा, मैकमोहन लाइन आपको दिख रही होगी। अब हम जरा देखते हैं कि क्या इंटरेस्ट है चाइना का इस रीजन में, क्यों चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना पार्ट बनाना चाहता है, ठीक है? जो अरुणाचल प्रदेश है, ये आप देख रहे हैं कि ईस्टर्न, सबसे ईस्टर्न हमारा पॉइंट है यहाँ पर इंडिया का। और जो जो चाइनीज पीपल है, जो चाइना के लोग हैं, वो ईस्टर्न साइड, उनकी कंट्री में ईस्टर्न साइड बसे हुए हैं सारे, ठीक है? तो यहाँ पर से मिसाइल मिसाइल यहाँ से लॉन्च की जा सकती है वेरी इजीली और उन टेरिटरीज को टारगेट किया जा सकता है बाय इंडिया। और यहीं पर आपका जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो भी इंडिया ने एस्टेब्लिश किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है? दूसरा आपका तवांग, तवांग के पीछे तो चाइना अक्साई चीन को भी देने के लिए रेडी हो गया था, ठीक है? अपने एक स्वैप ऑफर में, जो हम कल डिस्कस करेंगे। अब तवांग का इंपॉर्टेंस क्या है? तवांग जो रीजन है वो चाइनीज फोर्सेस को ब्रह्मपुत्र वैली
ठीक है, ब्रह्मपुत्र वैली रीजन्स में और नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स है उनमें इजी एक्सेस दे देगा अगर तवांग चाइना के पास चला गया तो। ठीक है, दूसरा जो तवांग रीजन है वो आपका ईस्टर्न साइड से प्रोटेक्ट करता है भूटान को। ठीक है, अगर चाइना को ये रीजन मिल गया तो वेस्ट से तो चाइना का पूरा कंट्रोल है ही, उन्होंने घेर रखा है भूटान को, ईस्ट साइड से भी उनको घेरने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो भूटान की इनसिक्योरिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, थर्ड, जो अरुणाचल प्रदेश में जो एथनिसिटी है और जो तिब्बत में जो एथनिसिटी है वो बहुत ही सिमिलर है। ठीक है, वे जो अरुणाचल प्रदेश में जो ट्राइब्स बसी हुई है वो उनके पूर्वज तिब्बत से ही आए थे। ठीक है, और जो दलाई लामा थे वो भी तवांग रीजन के होते हुए इंडिया में आए थे। ठीक है, तो चाइना को ये लगता है कि इंडिया दलाई लामा को और ये जो डेमोग्राफी है तिब्बतियंस की अरुणाचल प्रदेश में प्रेजेंट, इनके साथ मिलके प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट स्टार्ट कर सकती है चाइना के खिलाफ तिब्बत में। ठीक है, और जो आपका तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल जो धर्मशाला में प्रेजेंट है इंडिया में, उसको सपोर्ट कर सकती है। ठीक है, उसकी लेजिटिमेसी इंक्रीज कर सकती है। तो इसलिए अरुणाचल प्रदेश चाइना के लिए इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट सिंस इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो 1950 में इंडिया पहला नॉन सोशलिस्ट कंट्री बना जिसने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को रिकॉग्नाइज किया, जिसकी वजह से उन्हें आरओसी के साथ जो रिपब्लिक ऑफ चाइना, उनसे सारे रिलेशन ब्रेक अवे करने पड़े। अब जो पीआरसी था, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, उनको तिब्बत को लेके बहुत ही इनसिक्योरिटी थी इंडिया की तरफ से। अब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था, बट जो ब्रिटिश राज से जो लेगेसी में ट्रेडिशनल राइट्स मिले उनको तिब्बत में, वो भी चल रहे थे। तो चाइना को कहीं न कहीं लगता था कि इंडिया उनके इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर कर रहा है, क्योंकि तिब्बत को वो अपना पार्ट समझते थे, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसीलिए तिब्बत को 1950 में ही पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने फोर्सफुली एनेक्स कर लिया। ठीक है? नेहरू जी ने इस एनेक्सेशन के बाद कहा कि भई हमारा कोई पॉलिटिकल और टेरिटोरियल एम्बिशन नहीं है तिब्बत में। हम बस चाहते हैं कि जो ट्रेडिशनल ट्रेडिंग राइट्स है, वो कंटिन्यू रहे। ठीक है? इसी के चलते 1951 में तिब्बतियन डेलीगेट्स ने चाइना के साथ अपना एग्रीमेंट साइन किया जिसमें सॉवरेनिटी पीआरसी की कंसीडर की तिब्बतियन डेलीगेट्स ने, और ये सब कुछ इंडिया की बैकिंग से हुआ। इस एग्रीमेंट के चलते तिब्बत को अपने पॉलिटिकल सोशल सिस्टम जो कि अपना बुद्धिज्म सिस्टम है उनका, उनको कंटिन्यू करने का ओके मिल गया चाइना से। बट चाइना खुश नहीं था, अभी भी वो इनसिक्योर फील करता था, क्योंकि कोई रिटर्न में तो इंडिया ने नहीं दिया था कि भाई हम चाइना और तिब्बत को चाइना का पार्ट कंसीडर कर रहे हैं। इसलिए चाइना ने पंचशील ट्रीटी की 1954 में, जिसमें इंडिया ने तिब्बत को चाइना का पार्ट माना और साथ में ही ये 5 प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट किया, जो कि है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, ये आप देख रहे हैं कि टारगेट तिब्बत की तरफ ही हो रहा है ये सब कुछ, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट। ठीक है, ये ट्रीटी हो गई। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगने लग गए। ठीक है, बट
इंडिया को ये जो ट्रीटी थी, ये 0 लगती थी क्योंकि चाइना ने पहले ही शिमला अकॉर्ड जो थे, इंडिया के ट्रेडिशनल राइट थे और आउटर तिब्बत में नॉन इंटरफेरेंस के वो वायलेट कर दिए थे। तो ये ट्रीटी वायलेट ना करे इसका क्या वो अ, सबूत दे सकते हैं चाइना कि भाई कभी भी हम वायलेट नहीं करेंगे, ठीक है? तो इसके चलते ही इंडिया ने अपने मैप पब्लिश करने स्टार्ट कर दिए विद डिफाइंड बॉर्डर्स, ठीक है? क्योंकि चाइना कभी भी क्लेम कर सकता था इंडियन टेरिटरी पे, उन्होंने तिब्बत पे कर लिया क्लेम, ठीक है? और ताइवान का तो इश्यू चल ही रहा था उस टाइम। मैंने आपको मैप में दिखाया कि इंडियन सोल्जर्स कहाँ तक पेट्रोल करते थे, ठीक है? तो G219 हाईवे हमने देखा। तो 1957 में चाइना ने ये बना के रेडी कर लिया था, इंडिया ने डिस्कवर किया कि भाई ये क्या आपने तो हाईवे बना लिया हमारी टेरिटरी में से, ठीक है? तो बॉर्डर क्लैशेस स्टार्ट हो गए, ठीक है? प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। फिर 1959 में जैसे मैंने आपको बताया कि दलाई लामा तवांग के रास्ते होते हुए चाहे इंडिया में आ गए थे, क्योंकि 1959 में तिब्बतियन अपराइजिंग हुई, ठीक है? और दलाई लामा अपने फॉलोअर्स के साथ जान बचाने के लिए इंडिया में शरण लेने आ गए। ये सब कुछ हुआ सीआईए की बैकिंग से, ठीक है? तो इस वजह से जो पंचशील एग्रीमेंट था, वो ब्रेक हो गया इंडिया और चाइना के बीच में, क्योंकि नॉन इंटरफेरेंस भी एक पॉइंट था, ठीक है? इसके चलते 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हो गया, ठीक? फिर 1960s में 1970s में डेवलपमेंट देखते हैं। 1965 में जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हो रहा था, उस टाइम चाइना ने अल्टीमेटम्स दिए कि भाई हम आपको आपके बॉर्डर जो हमसे लगता हुआ है उस पे से हम अटैक कर देंगे। ये धमकियाँ दी गई थी चाइना की तरफ से, ठीक है? बाद में 1969 में नाथुला पास जो सिक्किम में प्रेज़ेंट है, वहाँ पर बॉर्डर क्लैश हुआ। नाथुला पास में क्या हुआ था कि को वहाँ पर फेंसिंग नहीं हो रखी थी, जो वाइड फेंसिंग है, ओपन एरिया था। बस सोल्जर्स खड़े थे अपने-अपने दोनों कंट्रीज़ के। तो एक दिन क्या हुआ कि जो चाइनीज़ सोल्जर है, उन्होंने ट्रेंचेस डिग करना स्टार्ट कर दिया। ट्रेंचेस जो आपको ये दिख रहा होगा, या नेहरू जी दिख रहे होंगे इंडो चाइना वॉर के इस फोटोग्राफ में। ये ट्रेंचेस जो गड्ढे से आपको दिख रहे हैं, ये इन्होंने डिग करने स्टार्ट कर दिए चाइना ने, ठीक है? तो इंडियन सोल्जर्स ने ऑब्जेक्ट किया, क्योंकि वो जो बॉर्डर था नथुला पास का, उसके बहुत ही नज़दीक ये डिग कर रहे थे। तो जब इंडियन सोल्जर्स ने ऑब्जेक्ट किया तो चाइना ने शाम होते-होते वो जो ट्रेंचेस थे उनको वापस फिल कर दिया, ठीक है? बट इस एक्टिविटी से इंडियन सोल्जर्स अलर्ट हो गए, इंडियन ऑफिसर्स जो प्रेजेंट थे वो अलर्ट हो गए कि भाई चाइना कुछ प्लान कर रहा है बड़ा यहाँ पर। तो उन्होंने फैसला लेके हम वायरिंग करेंगे, ठीक है? बॉर्डर की वायरिंग करेंगे। उन्होंने बॉर्डर की वायरिंग स्टार्ट कर दी इंडियन सोल्जर्स ने। चाइनीज़ सोल्जर ने ये ऑब्जर्व किया कि भाई ये तो वायरिंग कर रहे हैं और हम आगे मूव नहीं कर पाएँगे, ठीक है? हम कब्ज़ा नहीं कर पाएँगे। तो चाइनीज़ सोल्जर ने ऑब्जेक्ट कर दिया और क्लैश हो गई दोनों के बीच में, ठीक है? फिर 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान में सेकंड वॉर हुआ, तब चाइना ने क्रिटिसाइज़ किया इंडिया को कि भई आप ईस्ट पाकिस्तान में इंटरफेरेंस कर रहे हो, ठीक है? और आप इम्पीरियलिस्टिक मोटिव से कर रहे हो सब कुछ। चाइना ने पाकिस्तान को सजेस्ट भी किया कि भई आप जो ईस्टर्न पाकिस्तान में जो आपके इश्यू चल रहे हैं, ठीक है? उसको डिप्लोमैटिकली रिज़ॉल्व कर लो, मिलिट्री एक्शन मत लो। क्योंकि अगर मिलिट्री एक्शन लिया तो इंडिया इंटरफेयर करेगा, ठीक है? और वो पोर्शन जो अब बांग्लादेश बन गया ईस्टर्न पाकिस्तान, ठीक है? उनको खतरा था पहले ही कि भई वो आज़ाद ना हो जाए, ठीक है? इंडिया इंटरफेयर करके उसको आज़ाद ना करा दे। और जो हाँ,
पाकिस्तान और चाइना ने इंसर्कल किया हुआ था इंडिया को, वो एक साइड से इंडिया फ्री ना हो जाए, ठीक है। बट ये बांग्लादेश बना और एक साइड से इंडिया फ्री हो गया अपने बॉर्डर डिस्प्यूट से, ठीक है। फिर आपका 1975 में माओ जेदांग जी गुजर गए, ठीक है। और 1975 में ही सिक्किम को इंडिया ने अपना पार्ट बना लिया। तो चाइना ने सिक्किम के इस स्टेप पे कोई रिएक्शन नहीं दिया, ठीक है। और लीडरशिप भी चेंज हो गई थी चाइना में, माओ जेदांग जी चले गए, गुजर गए। इसके चलते इंडिया ने पहल की और डिप्लोमेटिक रिलेशंस, जो एम्बेसडरियल रिलेशंस थे, वो रिस्टोर करने स्टार्ट किए। इसके ही चलते आपका माउंट कैलाश और मानसरोवर लेक जो है तिब्बत में, उनको भी जो शरणार्थी है, पिलग्रिमेज है, उनके लिए ओपन कर दिया गया चाइना की तरफ से, ठीक है। फिर आपका 1988 में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी की आइस ब्रेकिंग विजिट हुई चाइना में। दरअसल इस विजिट से पहले आपका अरुणाचल प्रदेश साइड स्टैंड ऑफ हो गया था इंडिया और चाइना फोर्सेस में, ठीक है। तो इसको एस्केलेट ना हो, ये ज्यादा डी एस्केलेट करने के लिए राजीव गांधी जी ने चाइना में विजिट किया, ठीक है। और उन्होंने उनकी इस विजिट से इम्प्रूवमेंट ऑफ रिलेशंस और क्या कहते हैं, पीसफुल आपका सॉल्यूशन टू बाउंड्री क्वेश्चन का कंसीडर किया गया, ठीक है। फिर आपका 1993 में एक अग्रीमेंट हुआ, मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसके अंडर इंडिया और चाइना ने एग्री किया कि भाई जब तक बाउंड्री डिस्प्यूट का सेटलमेंट नहीं होता बायलैटरली, तब तक जो स्टेटस को है, स्टेटस को मतलब जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है, जहां जहां उनकी फोर्सेस ने अपना कब्जा किया हुआ है, वही मेंटेन रखेंगे कि वही बाउंड्री है जब तक बाउंड्री सेटलमेंट होता नहीं है। और इस जो स्टेटस को है, इसको कोई भी थ्रेटन नहीं करेगा बाय एनी फोर्स, ठीक है। और कोई भी ओवरस्टेप नहीं करेगा एलएसी को, ठीक है। थर्ड पॉइंट इसमें था कि अगर कोई पर्सनल अगर ओवरस्टेप कर जाता है तो उसको क्वेश्चन किया जाएगा कि भाई रुक जाओ, आप हमारे एरिया में हो और पुल बैक कर लो, ठीक है। फिर आपका ये काफी नहीं था ये एग्रीमेंट, क्योंकि मिलिट्रीली कुछ भी अचीव नहीं हुआ था इसमें एग्रीमेंट में। तो इसलिए 1996 में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन मिलिट्री फील्ड अलोंग एलएसी, ये अग्रीमेंट साइन किया इंडिया चाइना ने, जिसमें कि सेल्फ रिस्ट्रेंट और इमीडिएट कंसंट्रेशन किया जाएगा फेस ऑफ की सिचुएशन में, ठीक है। और ये बाइंडिंग था सोल्जर्स के ऊपर। इसमें जो एग्रीमेंट में आर्टिकल 4 था, इसमें कहा गया था कि कोई भी साइड गोली नहीं चलाएगी, ठीक है, एक्सप्लोजिव यूज नहीं करेगी 2 किलोमीटर के दायरे में, तो एलएसी, ठीक है। और बंदूक बंदूक भी दिखाई नहीं जाएगी और कोई भी बंदूक लेके नहीं घूमेगा उस एरिया में। अभी जो गालवान में स्टैंड ऑफ हुआ, गालवान क्लैशेस हुए 2020 में, उसमें आपने देखा होगा कि किसी भी पार्टी ने फायर आर्म यूज नहीं किया, ठीक है, गोली नहीं चली, हैंड टू हैंड कॉम्बैट हो रहा था। वो इन्हीं दोनों एग्रीमेंट्स की वजह से हुआ, ठीक है, कि फायर आर्म्स यूज नहीं हुए, ठीक है। फिर आपका 2003 में डिक्लेरेशन ऑन प्रिंसिपल्स फॉर रिलेटिव रिलेशंस एंड कॉम्प्रिहेंसिव कोऑपरेशन, जिसमें कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म किए गए टू एक्सप्लोर फ्रेम ऑफ बाउंड्री सेटलमेंट
और जो बाउंड्री सेटलमेंट होगा वो रीजनेबल होगा और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल होगा दोनों के साइड से। ठीक है, ये नहीं कि भाई एक पार्टी का नुकसान हो गया, ठीक है, दूसरी पार्टी को गेन हो गया, वो दोनों को एक्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, और जब तक ये काम अचीव नहीं होता, बॉर्डर सेटलमेंट नहीं होता, तब तक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन की जाएगी एलएसी पर। ठीक है, फिर आपका 2017 में इंडिया चाइना मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुआ डोकलाम रीजन में। डोकलाम जो आपका भूटान अपना पार्ट बताता है बट चाइना के कंट्रोल में है। ठीक है, और बट इंडिया और भूटान का एग्रीमेंट हो रखा है कि इंडिया प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा भूटान को। तो इस कंडीशन में जब ये आपका पीएलए बॉर्डर डोकलाम में वो आपका रोड क्रिएट कर रहा था, तो भूटान ने ऑब्जेक्ट किया। ठीक है, तो इंडियन फोर्सेस ने इंटरफेयर किया। ठीक है, 270 इंडियन ट्रूप्स विद आपका 2 बुलडोजर्स क्रॉस्ड द सिक्किम बॉर्डर इनटू डोकलाम, और चाइनीज ट्रूप्स की जो कंस्ट्रक्शन थी रोड की वो रोकी गई। ठीक है, ये ऑपरेशन जूनिपर बोलते हैं इसको। मैप में जरा देख लेते हैं, ये आपका G204 है, ये हाईवे है आपका चाइना का जो डेवलप कर रहा है इस एरिया में। ये आपका भूटान का बाउंड्री है। ठीक है, ये डोकलाम जो रीजन है आपका भूटान अपना पार्ट बताता है। ठीक है, ये डिस्प्यूटेड एरिया है बट चाइना ने कब्जा कर रखा है इस पे। चाइना ने पतंगला तक रोड बना लिया है और वो डोकाला तक एक्सटेंड करना चाहता है इसको। ठीक है, गामोचेन में इंडियन जो पोस्ट है वो प्रेजेंट है। मेन टारगेट गामोचेन पोस्ट पे ही है चाइना का कि यहाँ तक पहुंचा जाए। अब चाइना इस साइड मूव क्यों कर रहा है वो देखते हैं। सिलीगुड़ी आपको दिख रहा होगा, सिलीगुड़ी। ठीक है, यहाँ आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ये आपका। इस साइड आपका वेस्टर्न साइड नेपाल है। ये जो आपको ये पोर्शन दिख रहा है ये बांग्लादेश है। जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है इसको चिकन स्नैक भी बोला जाता है। ये जो पोर्शन है ये ईस्टर्न स्टेट्स के साथ कनेक्ट करता है इंडिया की, रेस्ट ऑफ द इंडिया। अगर चाइना इस रीजन को, इस चिकन नेक को किसी भी तरह से ब्लॉक कर देने में सक्सेसफुल हो जाता है, तो ईस्टर्न स्टेट्स में आपका बाय लैंड इंडिया की एक्सेस बंद हो जाएगी। अरुणाचल प्रदेश और पे वैसे ही चाइना क्लेम कर रहा है अपना राइट, उस पे चाइना एकदम से सरप्राइज अटैक कर सकता है फिर कब्जा करने के लिए, और अदर ईस्टर्न स्टेट से उस पर भी खतरा हो सकता है। अगर चाइना यहाँ नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, बट चाइना नहीं पहुंच पा रहा है, तो इंडिया की एक्सेस बनी रहेगी। बट चाइना इसके साथ साथ अब दूसरे अल्टरनेटिव्स भी ट्राई कर रहा है। जैसे कि नेपाल में चाइना ने हैवी इन्वेस्टमेंट की है और आजकल नेपाल गवर्नमेंट जो है वो भी ज्यादा इंडिया की तरफ सपोर्टिव नहीं है, इंक्लिनेशन उनका चाइना की तरफ हो गया है। दूसरा जो बांग्लादेश का ये रीजन है आपको दिखाया ये पोर्शन, यहाँ पर टेररिस्ट ग्रुप को चाइना फंड कर रहा है ताकि इस एरिया में डिस्टरबेंस क्रिएट की जाए। ठीक है, मेन टारगेट चिकन स्नैक्स। ठीक है, गोल क्या है, ईस्टर्न इंडिया की स्टेट्स, मेनली अरुणाचल प्रदेश। ठीक, फिर जो डेवलपमेंट हुई 2020 में वो थी गलवान वैली का स्टैंड ऑफ। 45 इयर्स के बाद कोई डेडली क्लैश हुआ था जिसमें 20 इंडियन सोल्जर्स और अननोन चाइनीज सोल्जर्स की डेथ हुई। मेन जो प्राइम रीजन इसके पीछे कंसिडर किया जाता है वो है दरबुक शॉक दौलत बेग ओल्डी रोड। ठीक है, ये इंडिया एक रोड
डेवलप कर रहा था, जो कि 2019 में ही कंप्लीट हुआ है। ठीक है, ये आपको रोड दिख रहा होगा, DBS-DBO। ठीक है, ये आपका श्योक रिवर के सारे किनारे होते हुए आपका दोलक बेग ओल्डी, जो इंडिया की नॉर्दर्न मोस्ट पोस्ट है इंडियन आर्मी की, वहां तक लेके जाता है फ्रॉम ले। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट हम देखते हैं कि चाइना ने खुद भी अपने जो कंस्ट्रक्शंस थे वो स्टार्ट करे हुए थे 2019 में इस एरिया में, गालवन वैली में। ठीक है, जैसे कि ब्रिजेस, कैंपिंग ग्राउंड, पावर लाइंस। ठीक है, क्योंकि वो अपना जो हाईवे था वो LAC तक लेके जाना चाहता था। 2020 में इंडिया ने भी एक फीडर रोड क्रिएट करना, डेवलप करना स्टार्ट किया DSDBO रोड से। ठीक है, गालवान वैली तक 4-5 किलोमीटर का ही स्ट्रेच बचा हुआ था। ठीक है, ये प्रॉब्लम क्या थी कि जो चाइना का रोड था ना, LAC तक जो बना रहे थे वो पीछे चल रहा था। इंडिया का जो रोड कंस्ट्रक्शन था वो ज्यादा आगे चला गया था चाइना के मुकाबले। इंडिया के रोड कंस्ट्रक्शन ज्यादा तेज चल रही थी, इसीलिए चाइना ने स्टैंड ऑफ अपना किया इंडिया के साथ। उन्होंने वहां पर ट्रूप्स डिप्लॉय किए। ठीक है, हैवी व्हीकल्स जैसे बुलडोजर्स, ट्रक्स लेके आए, ताकि वो प्रेशर बना सके इंडिया के ऊपर स्टैंड ऑफ के थ्रू, और पीछे से ही वो हैवी व्हीकल्स यूज करके अपना रोड कंस्ट्रक्शन पेस अप कर सके और इंडिया से पहले खत्म कर दे। ठीक है, ये DSDBO रोड आपको दिख रहा होगा लेफ्ट में। ये ठीक, ये हमारी जो बाउंड्री है चाइना के साथ, LAC। ठीक है, अब यहाँ से रोड बनाना चाह रहा था। ठीक है, इंडिया फीडर रोड, और चाइना बनाना चाह रहा था यहाँ तक, LAC तक। चाइनीज फोर्सेस ने जो ये जो बैंड दिखा ना आपको, ये 90 डिग्री बैंड, इसको पेट्रोलिंग पॉइंट 14 बोलते हैं। इंडिया इसको पेट्रोल पॉइंट 14 बोलते हैं। यहाँ तक इंडियन फोर्सेस पेट्रोल करती थी। तो इस रीजन में चाइना ने अपना पोस्ट सेटअप कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर इंडिया को पेट्रोल करने से रोक दिया गया। इसी वजह से एक वायलेंट क्लैश हुआ 15 जून को। ठीक है, ये है साइट ऑफ गालवान क्लैश, 90 डिग्री आपको दिख गया होगा इसमें। ठीक है, चाइनीज रोड बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, और चाइनीज पोस्ट भी बन गई थी यहाँ पर। अब जब ये क्लैश हुआ, इसके बाद कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी रिज्यूम कर ली गई। इंडिया ने 19 जून तक अपना जो एक्सटेंशन था रोड का वो कंप्लीट कर लिया। ठीक है, PP14 तक 26 जून को चाइना ने भी अपना कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया और अपना एक मजबूत पोस्ट भी बना दिया। ठीक है, इंडिया ने फिर इस पोस्ट को डिसमेंटल करने की भी कोशिश नहीं की। फाइनल डी एस्केलेशन 6 जुलाई को स्टार्ट हुई। इस डी एस्केलेशन के जो बाद जो दिखा कि भाई चाइना ने PP14 पे कब्जा कर लिया। ठीक है, और जो LAC था वो 1 किलोमीटर से चाइना के फेवर में शिफ्ट हो गया था। वो पहले पीछे था, अब PP14 तक पहुंच गए वो लोग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पैंगोंग त्सो लेक डिस्प्यूट। ठीक, जब ये गालवन क्लैश हुआ तो अदर रीजन्स में भी क्लैश हुआ था साथ साथ। पैंगोंग त्सो एक ऐसा रीजन है जहाँ क्लैश हुआ।
जो एलएसी है वो हमने डिस्कस की कि आपका जो एलएसी बॉर्डर लाइन है वो लैंड से गुजरती है मैक्सिमम रीजन में, बट जो पैंगोंग त्सो है वो एक रिवर बॉडी है, लेक है, वो उसके बीच में से गुजर रही है। तो उसके बीच में डिस्प्यूट रहता है कि वो लाइन गुजर कहाँ से रही है। पैंगोंग त्सो में जो है जो कन्फ्रंटेशन हुआ वो स्पर्स, इनको फिंगर्स बोलते हैं, उनके ऊपर हुआ था। ये आपका चैंग चैनमो एक एक्सटेंशन है काराकोरम रेंज की। काराकोरम रेंज हमने देखी थी, ठीक है। ये आपको चैंग चैनमो दिख रहा होगा, चैंग चैनमो, ठीक है, काराकोरम रेंज की ईस्टर्न एक्सटेंशन। ये आपकी फिंगर्स है, ठीक है। 8 फिंगर्स है टोटल, ठीक है। दोनों कंट्रीज क्लेम करती है कि एलएसी भाई दूसरी फिंगर से गुजरती है या 8th फिंगर से गुजरती है। इंडिया कहती है कि एलएसी जो है चाइना ने एक्सेप्ट की थी 1960 में, वो 8th फिंगर की तरफ 8th फिंगर से गुजरती है। बट चाइना जो मॉडर्न डे में क्लेम कर रहा है कि जो एलएसी है वो फिंगर 2 से गुजरती है, ठीक है। फिंगर्स आपको दिख रही है आठों की आठों। एलएसी आपको दिख गया, जो इंडिया बोल रहा है फिंगर 8 से गुजरता है, ठीक है। चाइना बोलता है कि भाई वो यहाँ से गुजरता है फिंगर 2 से, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए आप, फिर आगे डिस्कस करेंगे, ठीक। तो अब जो चाइना ने स्टैंड ऑफ किया पैंगोंग त्सो लेक में, वो अपनी 1960 की जो इनकी इन्होंने एक्सेप्ट किया था बॉर्डर को, उससे विपरीत है, उसके अपोजिट है, ठीक है। इंडियन जो पेट्रोल थी वो 8th फिंगर तक पेट्रोल करती थी, इंडियन सोल्जर्स की पेट्रोल्स, ठीक है। और जो है कि 4th फिंगर तक एक्टिव कंट्रोल था, इंडियन पोस्ट प्रेजेंट थी फिंगर 4 पर, ठीक है। चाइना जो है वो फिंगर 2 तक कंसिडर करती है एलएसी, और फिंगर 4 तक इन्होंने अपना मोटरेबल रोड बना लिया था 1999 में, जब इंडिया कारगिल वॉर में बिजी था। तब चाइना ने अपना वो वहां पर मोटरेबल रोड बना लिया था, और लाइट व्हीकल्स के थ्रू पेट्रोल करता है, जहां इंडिया का कोई रोड नहीं है आपका फिंगर 8 तक, और वो बाय ट्रैक पैदल रास्ते से पेट्रोल करता है, जो कि बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। और कभी कभी फिंगर 2 तक भी जाता है चाइना की जो पेट्रोलिंग फोर्सेस है, ठीक है। अब जो पैंगोंग त्सो पे जो स्टैंड ऑफ हुआ, इसमें चाइना ने फिंगर 4 तक जाके कब्जा कर लिया, और फिंगर 4 को क्रॉस करने से इंडियन फोर्सेस को मना कर दिया कि भाई, उन्होंने कहा कि ये हमारा कब्जा है यहाँ तक, फिंगर 4 तक, आप इससे आगे नहीं जा सकते, ठीक है। तो जो आपका शिफ्ट है एलएसी का, वो 8 किलोमीटर वेस्ट तक हो गया अब, ठीक है। ये एरिया भी चला गया इंडिया के हाथों। पहले फिंगर 8 तक जाती थी, अब वो फिंगर 2 पे जाके बैठ गए इंडिया की फोर्सेस, ठीक है। और जो आपका कोर कमांडर लेवल टॉक्स हुई चाइना और इंडिया की, ठीक है, उसमें चाइना 4th से 5th तक चले गई वापस, ठीक है। बट उससे पीछे नहीं जा रहे, पहले फिंगर 8 पे थे वो लोग, और इंडिया को फिंगर 2 तक जाना पड़ा। तो इससे दिखा आपको कि इंडिया ने कितना स्ट्रेटेजिक एरिया चाइना को दे दिया, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। बाकी के जो टॉपिक्स है वो हम कल कवर करेंगे।